बढ़िया, फटाफट। चलिए शुरू करें। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मानव जनन। अब मानव जनन में, अरे यार कोई ना कोई जल्दी आ जाओ सब, अभी और के पीछे रहिए गया क्या जी? चलिए मानव जनन की बात करते हैं। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे बताएंगे? मानव जनन कैसे करते हैं, ठीक है, यानी कि एक मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ कुछ बिंदु की अगर हम बात करें तो मनुष्य जो होते हैं वो कैसे जनन करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। और लैंगिक जनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमेशा इंग्लिश और हिंदी नाम दोनों याद रखा करिए, बार बार हम कहते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, एक शब्द जिसको कहते हैं हम लोग लैंगिक द्विरूपता। इसको बोलते हैं सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म। देखो पहला बात तो समझ में आता है सर लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? कि लैंगिक जनन का मतलब ये कि कहीं ना कहीं युग्मकों का संलयन होना जरूरी है। दो युग्मक मिलने चाहिए, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक मिलने चाहिए। अगर मिल रहे हैं तो क्या कहेंगे? निषेचन। और यदि निषेचन हो रहा है इसका मतलब वो प्रक्रिया क्या है? लैंगिक जनन है। यदि अगली पीढ़ी का निर्माण बिना निषेचन के हो रहा है तब तो अलैंगिक जनन कहलाएगा, और यदि निषेचन हो गया तो क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन। ठीक है, तो लैंगिक जनन में ये मतलब नहीं होना चाहिए कि भाई बाकी चीजें हो रही है कि नहीं हो रही, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर दो कोशिका मिलके एक कोशिका बन रही है और वो अगली कोशिका यदि अगली पीढ़ी को ला रही है, इसका मतलब ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन कहलाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद एक वर्ड हमने लिखा लैंगिक द्विरूपता। इसका मतलब क्या होता है कि सर लैंगिक रूप से अगर हम बात करें, अब लैंगिक वर्ड जैसे ही आता है तो बात आ जाती है किसकी? जनन अंग की। ठीक है, तो जनन अंग के मुताबिक जो जीव दो शरीर प्रदर्शित करते हैं, समझ में आ रहा है क्या? एक को क्या कहेंगे? नर, और दूसरे को क्या बोलेंगे? मादा। अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य में हमें दो रूप दिखाई देते हैं, एक नर का एक मादा का। ठीक है, एक पुरुष का एक स्त्री का, एक मेल का एक फीमेल का। तो दो रूप हो गए ना, एक ही जाति एक ही प्रजाति में, इसलिए क्या बोलते हैं? लैंगिक द्विरूपता। कि लैंगिक रूप से अगर बात करेंगे तो मनुष्य कैसे हैं सर? द्विरूपता वाले। ठीक है, अच्छा अगर मनुष्य को छोड़ करके किसी और की भी बात करें तो वो लोग भी क्या दिखाते हैं? द्विरूपता दिखाते हैं। अगर वो लैंगिक जनन कर रहा है तो अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि सर वो लैंगिक द्विरूपता ही दिखाएगा। इसके आगे में भी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं, तो वो सर तो द्विलिंगी है, मतलब एक ही शरीर पे दोनों लिंग है। जैसे केचुआ, केचुआ क्या होता है कि केचुआ के शरीर पर नर अंग भी होता है, मादा अंग भी होता है। तो कैसे कहें कि सर वो द्विरूपता दिखाता है? दो रूप होने चाहिए, यानी कि एक शरीर मादा का होना चाहिए, एक शरीर नर का होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे। कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता है। हेलो हेलो, बोलिए। हमने क्या बोला था आपसे? अभी क्लास में है, क्लास से निकल के बात करते हैं आप। चलो आगे देखो, यहां तक की बात समझ में आई? एकदम बेसिक लेवल पे हमने बात किया, कोई विशेष तामझाम नहीं। सर लैंगिक जनन करेंगे। फिर दूसरा वर्ड क्या आया? लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता मनुष्य पर भी लागू होता है, मनुष्य के अलावा और भी जीवों पर लागू होता है। इसका मतलब ये सीधा ऐसा है कि यदि कोई जीव लैंगिक रूप से दो शरीर प्रदर्शित कर रहा है तो उस जीव को क्या बोलेंगे कि ये जीव कैसा प्रदर्शन कर रहा है? लैंगिक द्विरूपता का प्रदर्शन कर रहा है। यानी कि लैंगिक रूप से दो शरीर होंगे, नर अलग मादा अलग। ठीक है, अच्छा अगर यही से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बताएं तो सर नर शरीर में क्या बनेगा? नर युग्मक बनेगा, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? मेल गैमेट बोलेंगे। मादा शरीर में क्या बनेगा? मादा युग्मक बनेगा, इसको क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेट। ठीक है, अच्छा नर युग्मक कौन होता है? ये अगर बात आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो ध्यान में रखिएगा क्या? शुक्राणु, क्या बोलते हैं इसको? स्पर्म। मादा शरीर में क्या बनता है?
अंडाणु बोलते हैं, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, अंडाणु बोलते हैं, अंड बोलते हैं, ठीक है, डिंब बोलते हैं। तो नाम अलग अलग है यहाँ हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में दो ही नाम इसके चलते हैं, एक तो एग बोलते हैं, दूसरा ओवम बोलते हैं। ओवम, ओव्यूल बोल देंगे तो बीजांड हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ओवम। क्लियर है यहां तक? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बात की सर, नर और मादा की, कि नर शरीर में क्या बन रहा है, शुक्राणु बन रहा है, और मादा शरीर में अंडाणु बन रहा है। अब एक सवाल फिर से आ जाता है कि सर शुक्राणु कहां पर बन रहा होगा और अंडाणु कहां पर बन रहा होगा? तो याद रखिएगा कि शुक्राणु बनता है वृषण में, जिसको कहते हैं टेस्टिस। अंडाणु बनता है अंडाशय में, जिसको ओवरी कहते हैं, ठीक है। चलो यहां तक की भी बात हो गई। अब इस वृषण को और इस अंडाशय को एक उपनाम दिया जाता है। उपनाम समझते हो कि सर नाम है, उसके बावजूद उसको हम उपनाम देंगे एक, ठीक है, और वो उपनाम उसके कार्य से संबंधित हो सकता है, उसकी संरचना से संबंधित हो सकता है, किसी भी चीज से संबंधित हो सकता है। तो वृषण को जो हम उपनाम देते हैं वो है नर जनन अंग, ठीक है, MRO, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। वैसे ही इस अंडाशय को नाम देंगे मादा जनन अंग, इसको बोलते हैं FRO, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बस समझ में आ रहा है? अच्छा, उसको नर जनन अंग काहे बोला? क्योंकि नर जनन कोशिका का निर्माण वहीं पर होता है, ठीक है। इसको नर जनन अंग कहने के पीछे का रीजन क्या है कि इसके अंदर नर जनन कोशिका का निर्माण होता है। फिर एक और सवाल बन जाएगा कि सर ये नर जनन कोशिका है कौन? शुक्राणु है। समझ में आ गया? चलो फिर कहेंगे सर मादा जनन अंग क्यों बोला इसको? तब इसके लिए भी क्या बोलेंगे कि यहां पर मादा जनन कोशिका का निर्माण होता है। अब मादा जनन कोशिका कौन है यहाँ पे? अंडाणु है। बोलो आसानी से समझ में आ रहा है सारी बात? अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और एकदम आराम से चल रहे धीरे धीरे, क्योंकि ये चैप्टर कठिन होगा, ठीक है। कठिन इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारे इसमें टॉपिक्स आएंगे, बहुत सारी गहराइयां आएंगी, और उस गहराइयों से होके निकलेंगे आप। ऊपर ऊपर नहीं पढ़ने जा रहे। जिनको ऊपर ऊपर पढ़ना होगा 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए क्लास ड्रॉप कर दीजिएगा, आपके बस की बात नहीं होगी, समझे? चलिए शुरू करें आगे। यहां तक में कोई दिक्कत? डर लग रहा है? अरे तैर जाओगे, टेंशन मत लो, बस साथ साथ रहना, क्लासेस मत छोड़ना। बार बार हम कहते हैं बाबू आप 1 घंटा भी जाके घर पे मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास अगर 365 दिन चल रही है तो क्लास 365 दिन अटेंड करिए, क्लास एक भी दिन मत छोड़िए, ठीक है। और बाय द वे यदि छूट जाता है तो भी आपके पास ऑप्शन है चैनल का, जाकर के वहां पढ़ लीजिए। देखो पढ़ने वाले बाबू कहीं भी पढ़ लेते हैं। ये शादी विवाह का बहाना बनाना, आप बहाना हमसे नहीं बना रहे, अपने आप से बना रहे। आज नहीं पढ़े हैं सर, शादी में चले गए थे। अरे शादी हम लोग भी बिताते हैं, आप शादी अटेंड किए हैं, हम लोग शादी करवा के देखे हुए। इतना आदमी एंगेज नहीं होता है कि आदमी अपने लिए 20-25 मिनट का समय ना निकाल पाए, ठीक है। तो पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज मत करिए, पढ़िए, यही आपको आगे लेके जाएगा। चलो यहां तक की बात समझ में आ गई कि सर नर जनन अंग कौन होता है? वृषण होता है। मादा जनन अंग कौन होता है? अंडाशय होता है। अब देखो पता है ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या होता है कि नर जनन अंग शिशन होता है, ठीक है, और मादा जनन अंग योनि भाग होता है। नहीं, वो लोग नहीं होते। तो जनन अंग का नाम किस आधार पर दिया जाता है कि यदि कोशिका जहां पर बनेगी ना, उस अंग को नाम देंगे जनन अंग का। अगर अंडाणु मुख्य जनन अंग मिल रही है, सॉरी मुख्य जनन कोशिका है किसकी? मादा शरीर की। कहां बन रही है? अंडाशय में। तो अंडाशय क्या हो जाएगा? जनन अंग हो जाएगा। शुक्राणु क्या है? नर का जनन कोशिका। कहां पे बन रहा है? वृषण में बन रहा है। तो वृषण क्या हो जाएगा? नर जनन अंग हो जाएगा। अब बाकी चीजें जो रह गई उनको बोलते हैं सहायक अंग, क्योंकि वो सहायता करेंगे उस समय। कैसे सहायता करेंगे बाद में बात करेंगे उसके विषय में, फिलहाल यहां तक की बात दिमाग में रखिएगा। अच्छा, एक बात आपको पहले ही हम बता चुके हैं और बोला भी था कि जब तक कोई भी चैप्टर आए
और वो यदि लैंगिक जनन से संबंधित है तो उस समय हर जगह पे ये काम करेगा लैंगिक जनन की अवस्था। याद आ रहा है क्या? निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना, ये हर जीवों पर लागू होता है। सर 3 घटनाएं होती है, एक होती है निषेचन से पहले की घटना, एक होती है निषेचन, एक होता है निषेचन पश्च घटना। यहां भी क्या शुरू करेंगे सर? निषेचन पूर्व घटना शुरू करेंगे हम लोग। तो निषेचन पूर्व घटना का मतलब होता है निषेचन से पहले जो जो चीजें हो रही हैं उसको क्या बोलेंगे? निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना में सबसे पहला क्या होता है सर? जीव की वृद्धि होती है। यदि जीव वृद्धि कर जाएगा तो कहते हैं कि सर ये जीव जो है अब जनन के लायक हो चुका है। अच्छा, वृद्धि करते ही हम कैसे बोल दिए कि जनन के लायक हो गया? क्योंकि सर अगले ही स्टेप में उसके अंदर क्या बनने लगते हैं? युग्मक बनने लगते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं कि युग्मक निर्माण शुरू हो गया। चलिए, तो यहां तक की प्रक्रिया, ये दोनों वृद्धि करना और युग्मक निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाना और एक अंतिम युग्मक स्थानांतरण, याद होगा आप लोग को, इन तीनों को मिला के कहते हैं कि सर ये निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं हैं, है ना? जिसमें सबसे पहले सर वृद्धि की बात करेंगे, फिर युग्मक कैसे बनते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे युग्मक स्थानांतरण का। ठीक है, वृद्धि दोनों करेंगे, एक नर भी और एक मादा भी। युग्मक दोनों जगह पे बनेंगे, एक नर में और एक मादा में। उसके बाद स्थानांतरण केवल नर से मादा शरीर में होता है। ठीक है, चलो ये हो जाएगी आपकी क्या? निषेचन पूर्व घटना। जैसे ही बात करेंगे हम लोग निषेचन का, कि सर निषेचन में क्या होगा, तो निषेचन में क्या होता है कि एक नर अपने जनन सहायक अंग से, अब जनन सहायक अंग कौन होता है? यहां पर शिशन होता है। तो जनन सहायक अंग या सहायक जनन अंग, जो भी आप कहना चाहो, कि सर एक नर जनन सहायक अंग यानी कि शिशन से क्या करता है? वीर्य का स्थानांतरण करता है। अब ये नया वर्ड आ जाता है वीर्य। वीर्य को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सीमन। ठीक है, वीर्य क्या होता है? तो याद रखिएगा सर, वीर्य एक तरल पदार्थ है। इस तरल पदार्थ के साथ मिले होते हैं कौन? शुक्राणु। यानी कि शुक्राणु सर एक तरल पदार्थ के अंदर होता है और उस तरल पदार्थ और शुक्राणु दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं? वीर्य। तो एक नर शरीर में क्या बनता है? वीर्य बनता है। ठीक है, उसी वीर्य में कौन होते हैं? शुक्राणु होते हैं। वीर्य का मतलब सर एक ऐसा तरल पदार्थ जिसमें क्या मिल रहे हैं? शुक्राणु। उस पूरे तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं? वीर्य बोलते हैं। खड़ा हो जा, मुंडी उठाने वाला, मुंडी घुमाने वाला, आदत नहीं छूटेगी तू लोग की। कहते ना कंसंट्रेशन यहां रखो। उस वीर्य की बात किया सर, वीर्य क्या है? तरल पदार्थ है, उसमें मिल रहे हैं शुक्राणु। एक नर शरीर से शिशन के माध्यम से कौन निकलेगा? वीर्य निकलेगा। ठीक है, उस वीर्य का स्थानांतरण कहां किया जाता है? मादा योनि भाग में। यानी कि मादा के योनि भाग में किसको भेज दिया जाता है? वीर्य को भेज दिया गया। किसकी सहायता से? शिशन की सहायता से, या क्या बोलते हैं जनन सहायक अंग की सहायता से भेज दिया। मादा योनि से होता हुआ वो वीर्य, या ऐसा कहो कि सर उस वीर्य में उपस्थित कौन? शुक्राणु मादा योनि भाग से तैरते हुए कहां पहुंचते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में या नलिका में। ठीक है, इस फैलोपियन नलिका में कौन मिलता है? अंडकोशिका या अंडाणु मिल जाएगी। चलो सर, फैलोपियन नलिका में कौन मिल गई? अंडाणु। तैरते हुए कौन आ रहे हैं? शुक्राणु। सर ये शुक्राणु इसके साथ मिल जाएंगे और मिलते ही अंडाणु और शुक्राणु ये क्या करेंगे सर? मिलेंगे और मिल करके एक कोशिका का निर्माण करेंगे जिसका नाम होगा क्या? युग्मनज। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? हमारी निषेचन कहलाती है। मैं समझे? तो सर निषेचन से पहले क्या होगा? शरीर तैयार होगा, जिसको बोलते हैं वृद्धि करना। ऐसा नहीं होता है कि एक बच्चा जन्म लेते ही शुक्राणु निर्माण शुरू कर देता है, नहीं हो सकता है। एक निश्चित उम्र में आएगा तभी उसके अंदर शुक्राणु बनेंगे। एक मादा के अंदर एक निश्चित उम्र आएगा तभी उसके अंदर अंडाणु बनेंगे।
चलो सर वो वृद्धि में बात कर दिया हमने कि वो क्या हो गया था, उनका वृद्धि हो गया था। वृद्धि के बाद सर फिर युग्मक का निर्माण देखेंगे। अभी ये प्रक्रिया रह जाती है, अभी इसको बताएंगे कि कैसे कैसे युग्मक का निर्माण होता है, कैसे शुक्राणु बनते हैं, कैसे अंडाणु बनते हैं, वो सब कुछ आएगा। अगर वो बन गया तो फिर क्या होगा, युग्मक का स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण हमने समझ लिया कि इस तरीके से स्थानांतरण होता है। उसके बाद यदि निषेचन हो गया तो फिर क्या बन गया है, युग्मनज बन गया क्या? चलो सर युग्मनज बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। अब युग्मनज बनते ही युग्मनज से आगे कौन सी कहानी चलती है, भ्रूण बनने की कहानी होती है क्या, जिसको नाम देते हैं हम लोग भ्रूणोद भव। बोला था ना ये सब वर्ड कॉमन होते हैं हर जगह के लिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या हम लोग, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब युग्मनज से धीरे धीरे किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। अच्छा, जैसे ही किसी महिला के अंदर निषेचन हो जाता है, अब उस महिला की जो अगली अवस्था होती है वो कहलाती है गर्भावस्था या गर्भकाल बोलते हैं उसको, कि वो महिला क्या हो चुकी है, अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। ठीक है, अब ये जो गर्भकाल होता है वो कितने दिनों का होता है, तो याद रखिएगा 9 मंथ ±7 डेज, यानी कि 9 महीना में 7 दिन कम या तो 7 दिन ज्यादा। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि सर किसी महिला का तो और भी ज्यादा हो जाता है, वो डिपेंड करता है उनके हेल्थ पे। ठीक है, अब हर किसी की डिपेंडेंसी अपनी अलग अलग होती है, हर किसी की दक्षता अलग अलग होती है। कुछ ऐसी माँ होती है जो 8वें महीने में ही बच्चे को जन्म देने के लायक हो गई, क्योंकि बच्चे का हेल्थ ज्यादा बढ़ जाता है, और ज्यादा बढ़ जाएगा 9वें महीने तक, तो फिर मतलब प्रसव कराने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो वो अलग अलग हो सकता है। एवरेज 9 महीना 7 दिन कम या 7 दिन ज्यादा। चलो सर, गर्भकाल जैसे जैसे खत्म होता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे ये 9 महीना बीतता जाएगा, उस महिला के अंदर युग्मनज से किसका निर्माण हो चुका होगा, भ्रूण का। जैसे जैसे ये 9 महीना 7 दिन खत्म होगा, भ्रूणोद्भव पूरी तरीके से हो चुका होगा, और अंदर ही अंदर किसका निर्माण हो चुका होगा, शिशु का निर्माण हो चुका होगा, एक बेबी का। फिर उसके बाद क्या होने वाला है, तो सर अगला जो प्रक्रिया है, जैसे ही ये समय बीतेगा, अब इसके बाद अगला जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, प्रसव या फिर पार्चुरेशन। ठीक है, यानी कि हम इसको एक और उपनाम दे सकते हैं, जन्म देना। डिलीवरी आप कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अजीब लगता है ना बोलने में डिलीवरी, इसीलिए कहीं ना कहीं आप याद रखिए कि सर प्रसव होने वाला है, या बच्चे को वो माँ क्या करेगी, जन्म देगी। ये पूरी कहानी है। अच्छा, यहीं से ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाता है। हम शुरू कहां से करेंगे सर, एक ऐसे स्थिति से शुरू करेंगे कि जब एक नर या एक मादा अभी बच्चे की अवस्था में होगा, वहां से शुरू करेंगे, फिर उसकी वृद्धि कराएंगे, फिर उसके अंदर युग्मक बनाएंगे, फिर जब उसके अंदर युग्मक बन जाएंगे, जब वो अपने उम्र में आ जाएगा, फिर उसकी शादी विवाह हो गई। शादी विवाह हो गई तो एक नर क्या करेगा, अपने शिशन के माध्यम से योनि भाग में वीर्य का स्खलन करेगा। ठीक है, चलो सर वीर्य स्खलन हो जाएगा तो फैलोपियन नलिका में शुक्राणु जाएगा, निषेचन करेगा, युग्मनज बनेगा। फिर उस 9 महीने की कहानी देखेंगे कि उस 9 महीने के दरमियान क्या हुआ। देखो एक चीज और छूटा हुआ है इसमें, इसी बीच में एक जगह पर हम लोग ये कहाँ गया, ये वृद्धि वाली अवस्था में ही देखेंगे हम लोग एक चीज और, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत लोग इसको एमसी भी बोलते हैं, मंथली साइकिल बोलते हैं, या फिर बहुत लोग इसको आर्तव चक्र बोलते हैं, मासिक चक्र। और चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर महीने रिपीट होता है, इसलिए इसको चक्र बोलते हैं। जब तक कोई चीज रिपीट नहीं होती तब तक उसको चक्र नहीं बोल सकते। ये हर महीने रिपीट होती है। इस मासिक चक्र को भी पढ़ेंगे इसी बीच में, इसी में जनन पूर्व अवस्था में, या फिर उसको निषेचन पूर्व अवस्था भी कहते हैं। चलो, अब यहां तक की बात होगी कि सर 9 महीना बीत जाएगा, बच्चा रेडी हो जाएगा, बच्चे का क्या हो जाएगा, प्रसव हो जाएगा। तो प्रसव के बाद, इसी प्रसव में एक और चीज पढ़ेंगे हम लोग, प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा कितने लोग समझते हैं? इसको बोलते हैं लेबर पेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, लेबर पेन। अब लेबर पेन का मतलब होता है ना कि सर वो दर्द जो बच्चे को जन्म देने से ठीक पहले होता है, उसको कहते हैं प्रसव पीड़ा। आप कभी सोच के देखें कि आप लोग तो चलो पढ़ भी रहे हो बायोलॉजी, ठीक है, माँ लोग या दादी लोग क्या बायोलॉजी पढ़ी है क्या? नहीं ना। लेकिन अगर घर में कोई प्रेग्नेंट महिला है तो 9 महीना बीत चुका है, या फिर जो भी चीजें उनको ज्ञान है, यहाँ तक कि उस दादी माँ को या आपके माँ को इस बात का ज्ञान है कि नहीं, अब ये जो दर्द हो रहा है, अब ये पार्चुरेशन वाला दर्द है, ये प्रसव वाला दर्द है। कैसे है? आप लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको ज्ञान नहीं होता है।
तो खैर वो एक्सपीरियंस की चीजें होती हैं। आजकल के एमबीबीएस डॉक्टर से बच्चा मर जाता है या माँ मर जाती है, ठीक है, ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती है। पहले ना तो कोई एमबीबीएस होता था ना कुछ होता था, ठीक है, मेमिन बोलते थे हम लोग लोकल भाषा में, वो लोग आती थी घर पे डिलीवरी करा के चली जाती थी, कोई तकलीफ नहीं होता था। तो जितनी सुविधाएं बढ़ती हैं मरने के चांसेस उतना ही ज्यादा बढ़ते हैं। पहले हॉस्पिटल नहीं थे, लोग कम मरते थे, आज हॉस्पिटल है, लोग ज्यादा मरते हैं। पहले मशीनें कम थी हॉस्पिटल में, फिर भी लोग कम मरते थे, आज मशीन एक एक चीज का अवेलेबल है, फिर भी एक एक लोग मर रहे हैं। तो सुविधा के साथ साथ आपके लिए असुविधा भी पैदा होता है। बस समझे, 9वें 10वें में ही आपको पढ़ा दिया गया था कि मनुष्य के विकास में ही उसके विनाश की बीज छिपी हुई है। बंदूक बनाते हुए अपनी सुविधा के लिए कि दुश्मनों से बचेंगे, मार के खुद मर जाते हैं। बस समझ में आ गया? चलो, तो जितनी ज्यादा सुविधा बढ़ेगी हमारी उतनी ज्यादा असुविधा भी बढ़ेगी हमारी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं कि सर चलो बच्चे को जन्म दे दिया, यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा। जन्म देने के साथ साथ एक और चीज पढ़ेंगे, क्या? प्रसव पीड़ा, कि आखिर कैसे फील करना है, कैसे समझ में आएगा कि वही दर्द है, अब हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, ठीक है। वो दर्द को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? बच्चे का जन्म होगा। चलो, जन्म के बाद क्या होगा? तो अब इसके बाद अगला प्रोसेस होता है लैक्टेशन, जिसको स्तनपान या दुग्धपान बोलते हैं। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के दौरान एक मां अपने शिशु को दुग्ध पिलाती है, ठीक है। अब यहां पर भी एक कहानी आती है कि सर एक ऐसी महिला, एक ऐसी मादा जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया, उसमें तो दुग्ध नहीं बनता है, और एक मां जैसे ही अपने बच्चे को जन्म देती है उसके अंदर दुग्ध निर्माण शुरू हो जाता है, वो अपने बच्चे को दुग्ध पिला सकती है। तो ये प्रक्रिया पढ़ेंगे, आखिर ऐसा कैसे होता है। सब कुछ हार्मोन के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, ये प्रोसेस हो जाएगा। लगभग यहां के बाद जाकर के आपका चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। इतना सब कुछ है इस चैप्टर में। शुरू करें? यहां तक में किसी को डाउट आ रहा तो बताओ। इसके बाद फिर अगला ही चैप्टर आएगा आपका जनन स्वास्थ्य, ठीक है। तो जनन स्वास्थ्य में बात करेंगे, यहां तक बात करेंगे क्या कि बच्चे को जन्म देने तक की पूरी कहानी देखेंगे, ठीक है। इसी में एक टॉपिक आएगा आपका, कोशिश करेंगे कि जुड़वा वाला, तो जुड़वा वाला कहानी भी हम आपको यहीं पर पढ़ा करके खत्म कर दें कि जुड़वा बच्चे कैसे हो जाते हैं, या फिर 3 बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं एक साथ में। हाँ, हो सकते हैं, उनको तिड़वा बोलते हैं। हंसने की बात नहीं है, ये नॉर्मल है, ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ट्रिपलेट्स बोलते हैं उनको। तो जुड़वा बच्चे कैसे हो सकते हैं, तिड़वा कैसे हो सकते हैं। जुड़वा की कहानी आपको समझ में आ जाएगी तो 3 बच्चे की भी कहानी समझ में आ जाएगी। तो जुड़वा हो मत करिए, इधर ध्यान दीजिए, चाहे वो जुड़वा हो या तिड़वा हो, बात उससे नहीं है। मतलब ये होता है कि सर चाहे वो जुड़वा होंगे या तिड़वा होंगे, 2 प्रकार के होंगे। एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें दोनों के दोनों सकल सूरत, हाव भाव, रंग रूप, लक्षण सब कुछ समान होगा। एक ऐसी स्थिति होगी कि दोनों जुड़वा हैं जरूर, लेकिन सकल सूरत मैच नहीं करेगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे एक जगह पे जुड़वा बच्चे का सकल सूरत मैच कर सकता है, और कैसे एक स्थिति में जुड़वा बच्चे हैं लेकिन सकल सूरत मैच नहीं करता है? वो चैप्टर, उस टॉपिक को भी कोशिश करेंगे इसी चैप्टर में खत्म करने का, और लगभग इसके बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर आता है, उस चैप्टर में बात करते हैं हम पॉपुलेशन कंट्रोल का, जनन स्वास्थ्य का, कि आखिर कैसे जनन स्वास्थ्य, अगर सुन के शब्द का अर्थ निकालोगे तो समझ में आएगा कि जनन अंग में प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड है, ये नहीं। अगला चैप्टर कुछ अलग ही लेवल का होता है, खैर वो बात दूर की है। हम यहां शुरू करते हैं फटाफट अपना टॉपिक। चलिए हम शुरू कर रहे हैं बच्चा आपका मानव जनन। मानव जनन को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक सी जानकारी चाहिए थी, वो हमने देख लिया। अब शुरू करते हैं स्पेशली मानव जनन। अच्छा, मानव जनन अगर हम शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले बात आता है कि सर ये लैंगिक जनन करेंगे, क्लियर है। ये 2 रूप दिखाएंगे, वो भी क्लियर है। अब 2 रूप में सर किसी एक रूप को हम लेके चलते हैं, या पहले एक कॉमन वर्ड लिख देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। यौवन अवस्था, प्यूबर्टी बोलते हैं इसको, प्यूबर्टी या एडोलसेंस, प्यूबर्टी या एडोलसेंस बोलते हैं, ठीक है। अब यौवन अवस्था, प्यूबर्टी या एडोलसेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा उम्र जिस उम्र के बाद या तो वो लड़का हो या वो लड़की हो, हम ये कह सकें कि सर चाहे वो लड़का है या लड़की है, इसके अंदर अब युग्मक निर्माण शुरू हो गया है। तो यदि शुरू हो गया तो उस अवस्था को क्या बोलेंगे? यौवन अवस्था बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा,
सर अगर शुरू नहीं हुआ है तो वो कौन सी अवस्था होती है? बाल्य अवस्था होती है, याद रखिएगा, बाल्य अवस्था, या इसी को एक और नाम देते हैं किशोरा अवस्था। तो जब तक उस बच्चे के अंदर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उस बच्चे के अंदर जब तक युग्मक निर्माण नहीं होता है तब तक उसकी अवस्था क्या कहलाती है? बाल्य अवस्था या किशोरा अवस्था। जैसे ही युग्मक निर्माण शुरू हो जाएगा उस लड़का या लड़की के अंदर, तो क्या बोलेंगे कि वो लड़का या लड़की के अंदर क्या आ चुका है? यौवन अवस्था आ चुका है। ठीक है। अब WHO का नाम किन किन लोगों ने सुना हुआ है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। केंद्र, क्या था केंद्र वाला? केंद्र कब कहेंगे? जब सेंटर होगा तब ना केंद्र बोलेंगे। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो क्या करती है? वर्ल्ड वाइड लेवल पर पूरे एक एक देश का डेटा निकालती है। तो अपने इंडिया का जो डेटा है वो बताता है क्या कि लड़के की उम्र 12 से 14 और लड़की की उम्र 10 से 12, ये वो उम्र है जिस उम्र में एक लड़का या लड़की यौवन अवस्था में प्रवेश कर जाता है। बस समझ में आ गया? यानी कि एक लड़का जो है 10 से 12 की उम्र में जाएगा ना, तब उसके अंदर क्या शुरू हो जाएगा? युग्मक का निर्माण शुरू हो जाएगा, यानी कि उस लड़के के अंदर शुक्राणु बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। एक लड़की जब 10 से 12 की उम्र में जाएगी तब उसके अंदर अंडाणु बनने का काम शुरू हो जाएगा। युग्मक बनना शुरू हो गया। क्या वो जनन के लायक है? नहीं, केवल युग्मक बनना शुरू हुआ है। ठीक है, वो जनन के लायक अभी नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो, घर बनना शुरू हुआ है, घर रहने के लायक नहीं है, क्योंकि सर अभी दीवार बनाया है ना, तो दीवार को सूखना भी पड़ता है। दीवार सूखेगा, बहुत सारा दिन तक हम उसको छोड़ देते हैं, पानी देते हैं, जब वो तैयार हो जाता है, पेंट पोचारा करते हैं, तब ना रहने के लायक होता है। वैसे ही इस अवस्था में युग्मक बनना शुरू हो जाएगा। स्पेशली इस उम्र की बात जैसे ही आती है, आपके अंदर कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि इसी उम्र में क्या कोई बच्चा पैदा कर सकता है? कभी नहीं। इसलिए कि सर वो लड़की अभी 10 से 12 साल की है, उसके अंदर अंडाणु तो बनना शुरू हो चुका है, लेकिन वो अंडाणु बनना सर शुरू हुआ है केवल। अंडाणु के अलावे और भी तो बहुत सारे अंग है ना, जैसे फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि भाग, अभी ये सभी तैयार नहीं हुए। उस लड़की का गर्भ अभी तैयार नहीं है कि वो बच्चे को संभाल सके। उस लड़की का गर्भ कब तैयार होगा? लगभग 18 साल के बाद। समझे? तो वो होती है जनन प्रवस्था। ये कैसी प्रवस्था है सर? यौवन अवस्था है। यौवन अवस्था का मतलब केवल युग्मक का निर्माण होना शुरू हो गया, इस अवस्था को कहेंगे क्या? यौवन अवस्था। ठीक है, चलो अब हमने कह दिया कि सर यौवन अवस्था आ गया, इसका मतलब युग्मक निर्माण शुरू हो चुका होगा। अच्छा, यहीं पर एक और चीज हम लोग खत्म कर लेते हैं कि यदि नर है और नर के अंदर क्या बन रहा है? शुक्राणु। तो याद रखिएगा इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? शुक्राणु जनन। और यदि मादा है और उस मादा के अंदर क्या बन रहा है? अंडाणु बन रहा है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अंडाणु जनन बोलते हैं। याद रहेगा ना? चलो, शुक्राणु जनन और अंडाणु। अच्छा, ठीक है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। अब हम फिलहाल अब लेके चलते हैं स्पेशली एक नर को। ठीक है, यानी कि मनुष्य में नर की बात शुरू करते हैं कि नर में कैसे कैसे कहानी स्टार्ट होती है। चलो, सबसे पहला तो ध्यान में आना चाहिए कि सर वो नर कौन सी उम्र में होना चाहिए? 12 से 14 वर्ष की उम्र में होना चाहिए। जैसे ही वो आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो बच्चा जो है कौन सी अवस्था में है? यौवन अवस्था में है। ठीक है, चलो यौवन अवस्था में आ गया वो बच्चा। अब उसके अंदर क्या शुरू हो जाएगा? शुक्राणु जनन शुरू हो जाएगा। हो जाएगा ना? चलो, शुक्राणु जनन शुरू हो जाएगा। चलो, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तीसरी बात कि सर ये शुक्राणु कहां पर बनने शुरू होंगे? वृषण में बनना शुरू होगा, यही ना? चलो सर, वृषण में बनना शुरू हो जाएगा। अब हमें पढ़ना क्या है? वृषण। कि सर आखिर वृषण में शुक्राणु
बनते कैसे? हमने तो एक शब्द में कह दिया क्या कि सर वो लड़का, वो नर यौवन अवस्था में आ गया तो शुक्राणु बनना शुरू हो गया। कहां पर शुरू हो गया? वृषण में शुरू हो गया। आइए वृषण को समझते हैं, देखते हैं। अभी वृषण के बारे में केवल कुछ बेसिक सी बातें हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहला कि सर ये एक जोड़ी होता है। वृषण कैसा है? एक जोड़ी होता है। ठीक है, चलो ये वृषण, एक जोड़ी जो वृषण है एक थैली के अंदर होता है, एक थैली के अंदर होता है इस तरीके से। ठीक है सर, ये वृषण है और वृषण जो है एक जोड़ी में मिल रहा है और वो एक जोड़ी वृषण कहाँ है? थैली के अंदर है। ठीक है, अब इस थैली को नाम याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? ऐसे हिंदी में तो कहते हैं वृषण कोश, वृषण कोश। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एस्क्रोटम, वृषण कोश, एस्क्रोटम। ठीक है, और ये जो वृषण कोश होता है बाबू याद रखिएगा, ये शरीर से बाहर होता है। देखो, शरीर से बाहर होना, शरीर के अंदर होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, जैसे कान हम लोग के शरीर से बाहर है, समझ में आ गया? उसी प्रकार ये जो वृषण कोश होता है एक नर में, उसके शरीर से बाहर होता है। ठीक है, यानी कि सर वृषण कोश शरीर से बाहर है, यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं हम कि सर वृषण कोश बाहर है तो वृषण भी क्या है? शरीर से बाहर है। ठीक है, अब इस वृषण के अंदर क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे क्या? बोलो। चलो, इसी के अंदर शुक्राणु बनने वाले हैं। अच्छा, पता है इसको शरीर के बाहर रखने का मतलब जरूरत क्या पड़ा? इसको शरीर के अंदर क्यों नहीं रखा गया? तो याद रखिएगा कि यदि कोई चीज हमारे शरीर के अंदर है तो उसका फिक्स टेम्परेचर होगा, हमेशा कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होगा। यदि वो हमारे शरीर के अंदर है तो, क्योंकि हमारे शरीर का एक निश्चित तापमान है, कितना है वो? 37 डिग्री सेल्सियस। और यदि कोई अंग हमारे शरीर के अंदर है तो उसका तापमान भी कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन शुक्राणु निर्माण करने के लिए, ये देखो, शुक्राणु जनन करने के लिए याद रखिएगा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए। जब से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान नहीं होगा तब तक शुक्राणु जनन नहीं हो सकता है। अर्थात हम ऐसा कहें कि सर शुक्राणु जनन करने के लिए कितना चाहिए? 34 से 37 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर प्योर 37 मिल रहा है तब तो शुक्राणु जनन नहीं हो सकता है, उसको अपने बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए, तभी शुक्राणु जनन हो सकता है। अब खुद से सोच के देखो बाबू कि अगर वो वृषण शरीर के अंदर होता, ठीक है, तो क्या वो बच्चा शुक्राणु जनन कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वृषण अगर अंदर रहा तो हमेशा वृषण को कितना तापमान मिलेगा? 37 डिग्री सेल्सियस। कभी शुक्राणु जनन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्या स्थिति आएगी कि सर उसको लाना पड़ेगा बाहर। तो यदि वो वृषण कोश में रहेगा, कौन? वृषण, तो सर शरीर से बाहर रहेगा, तो बाहर रहेगा तो तापमान हमेशा घटता बढ़ता रहेगा बाहर, तो वहां पे शुक्राणु जनन किया जा सकता है। ठीक है, याद रहेगा यहां तक ना? चलो भाई, एक जोड़ी वृषण होता है, कहां मिलता है? एक थैली के अंदर मिलता है। उस थैली का नाम है क्या? वृषण कोश। उस वृषण कोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्क्रोटम। इस सर वृषण कोश के अंदर होते हैं वृषण। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्राणु जनन करने के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए। ठीक है, कम होना चाहिए, तभी जाकर के ऐसा संभव हो सकता है। इसीलिए इसको शरीर से बाहर रखा गया। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये गर्भ है और इस गर्भ में एक बच्चा है, और ये जो बच्चा है ना, ये नर है। ठीक है,
कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या बता रहे हैं कि गर्भ में एक बच्चा पल रहा है और वो बच्चा जो पल रहा है वो एक लड़का है, एक नर है। 7वें महीने में क्या होगा? 7वें महीने में इस बच्चे के अंदर इसका जो वृषण होता है उस समय उसके उदर भाग में होता है। यहां अब देखो, शरीर का भाग याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? सिर। इसको गर्दन या ग्रीवा बोलते हैं। छाती वाले भाग को क्या बोलते हैं? वक्ष बोलते हैं। छाती से नीचे जो हमारा ये पेट का एरिया है इसको उदर बोलते हैं। इसी को बहुत महिला सब क्या बोलती है हमारे यहाँ? ओदर। समझे कि ओदर, ओदर में दर्द है, ऐसा होता है, सुने हो ना? ठीक है, तो उसी को ओदर लोग कहते हैं, लेकिन वो ओदर नहीं होता, क्या होता है? उदर होता है। और इसके बाद जो कमर का हिस्सा है इसको बोलते हैं श्रोणी। क्या बोलते हैं? श्रोणी। सिर, ग्रीवा, वक्ष, उदर, श्रोणी। हेड, नेक, थॉरेक्स, इसको एब्डोमेन, इसको पेल्विस। इंग्लिश नाम भी याद रखा करिए, बार बार हम कहते हैं हेड, नेक, थॉरेक्स, एब्डोमेन, पेल्विस। ठीक है, ये 5। अब आगे सुनो, क्या होता है कि जब तक वो बच्चा अपने मां के गर्भ में है ना, तो 7 महीने से पहले तक वृषण उसका उदर के भाग में होता है। यानी कि इधर देखो कि सर यदि ये बच्चा हो गया ना, ठीक है, तो इसका ये इस तरीके से कहें कि सर इसके उदरीय भाग से बाहर ऐसे वृषण कोष तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उसका वृषण वहां पे नहीं है। कब तक? 7वें महीने तक वृषण नहीं है, वृषण कोष खाली है उस बच्चे का। तो उसका वृषण कहां गया? तो सर इसके उदर के भाग में, उदर भाग में ऐसे वृषण है। ठीक है, 7वें महीने में क्या होता है कि उस बच्चे के उदर भाग से वृषण को डाल दिया जाता है। कहां पे? वृषण कोष में। ठीक है, और कौन डालता है? तो याद रखिएगा यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक हार्मोन जिसका नाम है एफएसएच। हाँ, एफएसएच इसको बोलते हैं हम लोग। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हिंदी लिख दें, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। अगर ये हार्मोन की गड़बड़ी हो गई ना, समझ रहे हो क्या होगा? वो बच्चा पैदा तो होगा, सब कुछ होगा, वृषण कोष भी होगा, लेकिन उसका वृषण कोष में ना होके कहां होगा? उदर भाग में होगा। अब बताओ कि क्या वो बच्चा शुक्राणु जनन कर पाएगा? यहाँ जो पूछना हमसे पूछिए ना, जो पूछना डायरेक्टली हमसे पूछिए। हाँ, ओहो, 7 महीने पे बच्चा हो गया तो हो गया, कौन सी बड़ी गड़बड़ी हो गई? आपने सुना है केवल, क्या आपने उसकी पूरी कहानी देखी है? तो नहीं देखा है तो अधजल गगरी छलकत जाए। खाली केवल सवाल होने से थोड़ी होता है बाबू, पहले उसको पूरा उस केस को स्टडी करो। हंसने की बात नहीं है। ठीक है, आपने सुना है कि सर 7वें महीने में बच्चा पैदा हो गया, तो अब सस्पिशन है ना यहाँ पे कि सर उसका वृषण कोष में आया होगा कि नहीं आया होगा। अब तो आप उस बच्चे को देखिए, पहले स्टडी करिए कि आया है कि नहीं आया। हो सकता है कि आ गया हो सकता है कि नहीं आया हो। नहीं आया होगा तो बच्चा क्या कहलाएगा? नपुंसक कहलाएगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग? बंधे पुरुष बोलते हैं, याद रखिएगा। ऐसे व्यक्ति को बंधे पुरुष का नाम दिया जाता है। क्यों बंधे पुरुष बोला? देखो, बंधे पुरुष कहने की बहुत सारी स्थितियां हैं। बंधे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सर वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अब वो बंध किस कारण से है, वो अलग अलग स्थिति हो सकती है। हो सकता है कि उसका वृषण कोष खाली हो, सीधा खाली है, उसका वृषण कोष क्या है? खाली है, उसके वृषण कोष में वृषण नहीं मिल रहा है। तो सर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उसका वृषण कहाँ है? उसके उदर के भाग में है। उदर भाग में होगा तो वो शुक्राणु जनन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां तो 37 मिल रहा होगा। तो जब नहीं जनन कर पाएगा तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? बंधे कहलाएगा। एक तो ऐसी स्थिति हो गई बंधे की, और आगे ध्यान में रखिएगा, बताएंगे कि कैसे कैसे बंधे हो सकता है। फिलहाल अभी बंध का आपको पहला कारण बताया कि यदि एक नर का वृषण कोष में ना मिल के कहां मिल रहा है? उदर के भाग में मिल रहा है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? बंधे कहलाएगा। और बंधे इसलिए कहलाएगा बच्चा क्योंकि ये शुक्राणु जनन नहीं कर सकता है। बात समझ में आया? चलो
अच्छा, इस परिस्थिति को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा कि यदि एक ऐसे बच्चे का जन्म हो गया जिसका वृषण कोश खाली है, उसमें वृषण नहीं है, इस स्थिति, इस परिस्थिति को बोलते हैं क्रिप्टोक्वाइडिज्म। ये सवाल पूछा गया सवाल है, ठीक है। क्रिप्टोक्वाइडिज्म क्या है? एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें एक नर का वृषण कोश खाली होता है, अर्थात उसका वृषण कोश में ना मिलके कहां मिल रहा होगा? उदर भाग में मिल रहा होगा। हाँ, शुद्ध हिंदी क्रिप्टोक्वाइडिज्म। हाँ, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको? क्रिप्टोक्वाइडिज्म, ठीक है। अब एक फिर से सवाल बनता है, क्या सर क्रिप्टोक्वाइडिज्म सही हो सकता है? क्या इसको सही किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? पहले नहीं होता था, आज एक झटके में संभव है, ठीक है। एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, उस छोटे से ऑपरेशन के बाद क्या होगा कि जो वृषण कहां रह गया है? उदर के भाग में रह गया, उसको निकाल के डाल दिया जाएगा कहां पर? वृषण कोश में। यानी कि क्रिप्टोक्वाइडिज्म को सही किया जा सकता है, इसका इलाज है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो लाइलाज होती हैं। लाइलाज मीन जिसका कोई इलाज ना हो, जैसे एड्स, कैंसर, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। कैंसर की 2 स्टेज होती है, एक को कहते हैं सुदम, दूसरे को कहते हैं दुर्दम। अब अभी पढ़ना है आपको, कैंसर पढ़ना है, धैर्य रखिए। अब सुदम और दुर्दम जब आ ही गया तो आपको इतना बता देते कि सर अगर कैंसर किसी एक भाग में है और वहां से फैला नहीं है, अगर मेरे हाथ में कैंसर है तो यहीं पर है, यहां से फैल के किसी अन्य भाग को प्रभावित नहीं किया है, तो ये कहलाएगा सुदम। अब दुर्दम का मतलब होता है कि एक जगह पे कैंसर हुआ, सर ये फैल रहा है पूरे मेरे बॉडी में, इसको कहेंगे दुर्दम। नाम से ही समझ में आ जाएगा, सुदम कम तकलीफ देगा, दुर्दम से ज्यादा तकलीफ देगा, ठीक है। सुदम से बच सकते हो, दुर्दम से नहीं बचोगे। सुदम से कैसे बचोगे? सर ये वाले अंग में प्रॉब्लम है ना, काटो, हटा दो, जीवन बच जाएगा, ठीक है। अगर दुर्दम रहेगा तो क्या होगा? सर यहां से फैल के इधर जाएगा, यहां से फैल के इधर जाएगा, कितना काटोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो दुर्दम में नहीं बच सकते हैं, सुदम में बच सकते हैं। चलो यहां तक की बात समझ में आ गई। क्रिप्टोक्वाइडिज्म का इलाज है, एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, उस ऑपरेशन के माध्यम से वृषण को निकाल के कहां डाल देंगे? वृषण कोश में डाल देंगे। एक और वर्ड है यहां पे, आर्कियोडेक्टोमी। अभी आर्कियोडेक्टोमी क्या है? कभी कभार ऐसा होता है कि वृषण में कैंसर हो गया, ठीक है। और अभी अभी आपको बताया हमने कि सर कैंसर 2 तरीके के होते हैं, सुदम और दुर्दम। यदि सुदम वाली स्थिति है, इसका मतलब सर कैंसर केवल और केवल कहां पर होगा? वृषण में होगा, यहां से फैला नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर इसको छोड़ देंगे, हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, तो सर सुदम से ही आगे चल के दुर्दम बनता है। यानी कि एक जगह पे कैंसर है, हम इसका इलाज नहीं करवा रहे, छोड़ रखे हैं, सर यहां से अगर फैल गया तो क्या कहलाएगा? दुर्दम। तो अच्छा तो यही होगा कि जहां है उसको काट के हटा दीजिए। तो यदि वृषण को काटकर शरीर से अलग कर दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को नाम देते हैं आर्कियोडेक्टोमी, ठीक है। आर्कियोडेक्टोमी क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया, पता है डॉक्टर के द्वारा जो काम किया जाता है उसको शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? या ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, यानी कि ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सर शल्य चिकित्सा से क्या कर दिया जाएगा? तो वृषण को काट करके शरीर से अलग कर दिया जाएगा, उस कैंसर की बीमारी वहीं पे खत्म हो जाएगी। और यदि काट करके अलग कर रहे हैं, इस प्रोसेस को नाम देते हैं कि आर्कियोडेक्टोमी का नाम देते हैं। क्लियर हो गया? चलो, ये एकदम अभी फिलहाल वृषण के बारे में कुछ कुछ बातें जानी है हमने, अभी वृषण आपका खत्म नहीं हुआ है। क्या क्या बातें देखी?
जरा फटाफट कंप्लीट करते हैं कि सर एक जोड़ी पाया जाता है, ठीक है, एक थैली के अंदर बंद होता है, उस थैली को क्या बोलते हैं? वृषण कोश बोलते हैं या स्क्रोटम बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या बोला कि सर इसी वृषण के अंदर जो एक जोड़ी मिल रहा है शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिस प्रक्रिया को नाम देते हैं शुक्राणु जनन का नाम देते हैं, ठीक है। शुक्राणु जनन करने के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम चाहिए शरीर वाले तापमान से, इसीलिए वृषण को शरीर से बाहर वृषण कोश में रखा गया, ठीक है। ये शरीर से बाहर वृषण कोश में कब आते हैं? तो जब एक बच्चा, एक लड़का अपनी मां के गर्भ में होता है तो 7वें महीने में एक हार्मोन की सहायता से, FSH, ठीक है, जिसका नाम है क्या? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, इसकी सहायता से ये वृषण 7वें महीने में उदरीय भाग से कहां आ जाते हैं? वृषण कोश में आ जाते हैं। यदि एक ऐसी स्थिति परिस्थिति रह गई कि सर वो 7वें महीने में हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से या किसी कारणवश वो वृषण उदर के भाग में रह गया, वृषण कोश खाली रह गया, उसमें नहीं आ पाया, उस स्थिति, उस परिस्थिति को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोक्वाइडिज्म बोलते हैं। क्या क्रिप्टोक्वाइडिज्म का इलाज है? हाँ सर, आज के डेट में बहुत इजीएस्ट इलाज है, बहुत आसान इलाज है, पहले नहीं होता था, ठीक है। फिर अगली स्थिति हमने क्या देखी कि सर यदि कैंसर हो जाता है वृषण में तो एक उपाय है कि उस वृषण को काट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर भी होता है, ब्रेस्ट कैंसर यानी कि सीने में जो स्तन ग्रंथियां होती है उनमें कैंसर हो जाते हैं, उस स्तन ग्रंथियों को काट के निकाल देना ही ज्यादा बेहतर होता है, तो वो रोग वहां से फैल करके कई और अंगों में चला जाएगा तो वो दुर्दम की स्थिति बन जाएगी। तो यदि हम वृषण को काट करके शरीर से अलग कर रहे हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आर्कियोडेक्टोमी कहलाती है। अब यहाँ पे ना एक सवाल यहाँ पे रह जाता है, देखो यहाँ पे कहाँ गया तापमान वाली बात। देखो ये वाली जो तापमान वाली बात बोली है हमने, सर वृषण कोश शरीर से बाहर होता है, वृषण उस वृषण कोश में होता है। क्या ये सब पर लागू होता है? क्या ये सारे जीवों पर? मनुष्य में तो सब पर लागू होगा, लेकिन क्या ये सारे जीवों पर लागू होता है? नहीं। जैसे सब में होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे हाथी का वृषण कोश दिखेगा आपको, लेकिन उसका वृषण कोश में नहीं होता है, उसके शरीर में होता है। आप कहोगे सर यहाँ तो ये फंडा फेल हो गया। हाँ, ये तो फंडा फेल हो गया यहाँ पे कि शारीरिक तापमान से क्या चाहिए? 2-3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, तब जाके शुक्राणु जनन हो पाएगा। वो हाथी कैसे कर पा रहा है? उसका शरीर बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से वो तापमान नियंत्रित कर लेता है, इस वजह से ऐसा होता है। अदरवाइज जितने भी जीव हैं नर, अगर वो शुक्राणु जनन कर रहे हैं तो उनका वृषण के अंदर शुक्राणु जनन होगा और उनका वृषण कोश में शरीर से बाहर होगा। कुछ ऐसे जैसे हाथी, उनमें वृषण कोश में नहीं होता है। रीजन कि सर वो मैनेज कर सकता है अपना तापमान, ठीक है। चलो आगे जरा देखना, पहले हम नर की बात करते हैं, बाद में मादा की बात करेंगे। नर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो याद रखिएगा, नर जनन तंत्र लिख दिया इस बार, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? मेल रिप्रोडक्टिव शॉर्ट में इसको क्या बोल सकते हैं? MRS, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, जैसे ही बात बच्चा हम सिस्टम की करते हैं, क्या वहां पर एक लोग आते हैं कि एक से अधिक लोग आते हैं? ठीक है, जब भी बात ये तंत्र की आती है, जैसे हमने बोला अंग, तो सर एक अंग, ठीक है। लेकिन जैसे ही बोलते हैं हम श्वसन तंत्र, यानी कि सर श्वसन करने में जितने भी अंग शामिल हैं उन सभी अंगों को मिला के क्या बोलेंगे? श्वसन तंत्र। जैसे हमारा नाक शामिल है श्वसन करने में, ठीक है। नाक के अंदर कौन है? हमारी श्वसन नलिकाएं हैं, वो शामिल है। उसके बाद कौन? हमारा फेफड़ा, और कौन? हृदय, ये सब लोग शामिल हैं। उसके साथ साथ हमारी नसें शामिल हैं, धमनी, सिरा, ये सभी लोग शामिल हैं, ठीक है। पाचन तंत्र, अब पाचन तंत्र में आपका मुख आता है, मुख ग्रसिका आता है, उसके बाद कुछ ग्रंथियां आएंगी, पेट आएगा, पेट के साथ साथ बड़ी आंत, छोटी आंत, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? तंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो तंत्र का मतलब, सुनो, जब भी बात तंत्र की आती है, तंत्र का मतलब सर काम एक हो रहा होगा, लेकिन उसको करने वाले एक से ज्यादा अंग लगे होंगे वहां पे, तभी हम उसको क्या बोल रहे हैं? तंत्र बोल रहे हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो नाम क्या आ रहा है सर, नर जनन तंत्र, यानी कि काम तो सर यहाँ पर जनन अंग से संबंधित है, जनन कोशिका बनाने से संबंधित है, लेकिन उसको करने के लिए एक से ज्यादा अंग शामिल होंगे। वो कौन कौन है समझिएगा, आपको केवल हिंट कर देते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं फटाफट। सर सबसे पहला एक जोड़ी वृषण है, ठीक है, कौन है, एक जोड़ी वृषण। दूसरा एक जोड़ी सहायक नलिका है। तीसरा एक जोड़ी सहायक ग्रंथि है। और चौथा बाह्य जननांग। ये चार चीजें मिल करके कहलाती हैं क्या, नर जनन तंत्र। सर जिसमें एक जोड़ी वृषण को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कुछ नलिकाएं होंगी जो जोड़ी में मिलेंगी, ठीक है, उनको भी पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ ऐसी ग्रंथियां होंगी जो जोड़ी में मिलेंगी, इनको भी पढ़ेंगे। उसके बाद बाह्य जननांग, सर ये जोड़ी में नहीं होता है, ये सिंगल होता है, और वो है कौन, सीसन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनिस। तो ये चार चीजें जब हम पढ़ के खत्म कर लेंगे तब जाके हमारा खत्म होगा क्या, नर जनन तंत्र। अब इस चार में से एक एक को जब पढ़ते जाएंगे तो एक एक का काम समझते जाएंगे कि क्या क्या होता है। शुरुआत करेंगे एक जोड़ी वृषण से, फिर एक जोड़ी सहायक नलिका, फिर एक जोड़ी सहायक ग्रंथि, फिर आएगा हमारा बाह्य जनन अंग। या बाह्य जनन अंग को ना एक और नाम देते हैं, बाह्य जननेंद्रिय भी बोलते हैं, बाह्य जननेंद्रिय। तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दो चार को एक्स्ट्रा नाम आ गया तो। बाह्य जननेंद्रिय कहिए, बाह्य जनन अंग कहिए, जो कहना है कहिए, ठीक है। शुरू करें हम लोग क्या, एक जोड़ी वृषण। चलिए इस तरीके से हो गया हमारा क्या, ये एक जोड़ी वृषण। चलो अब इसके बारे में तनिक ध्यान दीजिएगा कि सर ये जो एक जोड़ी वृषण है ये कैसा दिख रहा है आपको, अंडाकार। कैसा दिख रहा है, अंडाकार। तो पहला बात तो याद रखिएगा कि सर इसके बारे में, जिसके बारे में भी पढ़ते जा रहे हैं, एक एक बिंदु खुद से बनाते जाइएगा। ये एक जोड़ी में होते हैं, एक संरचना के अंदर, एक थैली रूपी संरचना के अंदर बंद होते हैं। उस थैली रूपी संरचना को क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। ये जो वृषण है एक जोड़ी में है और अंडे के आकार के हैं, ठीक है। आगे ये जो वृषण होते हैं ये एक संरचना से, वृषण कोश से जुड़े होते हैं, ठीक है। इस संरचना को नाम देते हैं हम लोग गुबर्ने क्यूलम, ठीक है। गुबर्ने क्यूलम क्या है सर, गुबर्ने क्यूलम एक ऐसी संरचना है जो वृषण कोश से वृषण को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। और ये कैसी होती है, झिल्ली रूपी होती है या झिल्ली नुमा होती है। देखो झिल्ली किसको बोलते हैं सर, जो एकदम बहुत पतली सी हो सकती है ना, उसी को कहते हैं क्या हम लोग, झिल्ली। तो ये झिल्ली रूपी संरचना है, झिल्ली नुमा संरचना है कौन, गुबर्ने क्यूलम। ये गुबर्ने क्यूलम क्या करती है, वृषण को वृषण कोश से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, एक कहानी अभी छूटी हुई है उसको पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम वृषण को फिर हैंडल करेंगे। देखो ये नर में पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं सर, वृषण देखने जा रहे हैं। वृषण की संरचना देख लेंगे, उसके बाद वृषण के अंदर क्या बनता है, शुक्राणु। तो शुक्राणु बनने का काम देखेंगे फिर कैसे बनता है। अगर शुक्राणु बनने का काम देख रहे हैं, इसका मतलब उस लड़के की उम्र कितनी हो चुकी होगी, 12 से 14 की हो चुकी होगी। नहीं 12 से 14, लड़की में क्या 10 से 12, ठीक है। तो ये नर जो होगा सर ये 12 से 14 की उम्र में होगा, तभी तो हम इसके अंदर शुक्राणु जनन देखने जा रहे हैं। इसका मतलब हम ऐसा कहें कि सर ये लड़का यौवन अवस्था में होगा,
अब एक सवाल, वो सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर जब ये लड़का 12 से 14 का हुआ तभी इसके अंदर क्या शुरू होगा? शुक्राणु जनन। चलो, शुक्राणु जनन शुरू होगा इसके अंदर। आखिर इस 12 से 14 की उम्र में आने पर इसके अंदर क्या ऐसा हो गया कि शुक्राणु जनन शुरू हो गया? मान लेते हैं कि सर ये लड़का अभी 11 साल का है, तो अभी शुक्राणु जनन इसके अंदर नहीं हो रहा होगा। जैसे ही वो 12 की अवस्था में गया, 12 में, किसी में 13 में, किसी में 14 में, इसलिए 12 से 14 का एवरेज लिया गया। जैसे ही ये 12 की अवस्था में गया सर, शुक्राणु जनन शुरू हो गया। हाँ, ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए तो एवरेज लिया गया ना 12 से 14। किसी किसी में मान लो हार्मोनल डिसबैलेंस है तो 15 भी हो जाता है, 16 भी हो जाता है। अब देख के कैसे पता लगेगा कि कोई एक लड़का है उसके अंदर शुक्राणु जनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये एक एवरेज डेटा निकाला गया, ठीक है। औसत ही होता है, वो क्लियर डेटा नहीं होता है, एक अनुमान है। लेकिन उस अनुमान पे हमारा सवाल ये है कि आखिर उस उम्र में क्या हो रहा है उसके अंदर जिसकी वजह से शुक्राणु जनन शुरू हो जा रहा है, या उस लड़की के अंदर ऐसा क्या हो रहा है 10 से 12 की उम्र में कि उसके अंदर अंडाणु जनन शुरू हो जा रहा है। कुछ तो हो रहा होगा ना। आइए उस चीज को समझिएगा पहले कि आखिर उस लड़के में या उस लड़की में क्या चीज हो रहा है कि उसके अंदर युग्मक जनन शुरू हो जा रहा है। चाहे वो नर होगा या मादा होगा, दोनों के लिए है ये चीज। बस अंतर इस बात का होगा कि नर में 12 से 14 में होगा, तो लड़की में वही चीज क्या होगा 10 से 12 में होगा। हमारे मस्तिष्क में ना एक ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस याद रखिएगा। और इस हाइपोथैलेमस से एक ग्रंथि जुड़ी होती है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। हाँ, इसी को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसका एक उपनाम है पीयूष ग्रंथि का, मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस ही बोलते हैं। अब सुनो, होता क्या है कि जैसे ही एक लड़का या लड़की अपनी निश्चित उम्र में आता है, अब अगर लड़का होगा तो कौन सी उम्र की बात कर रहे हैं हम लोग? 12 से 14 की उम्र की। और यदि एक लड़की हुई तो 10 से 12 वर्ष, ठीक है। दोनों में कहानी सेम होगी कि सर यदि वो लड़का हुआ तो क्या होगा कि इसका जो हाइपोथैलेमस है, उसका हाइपोथैलेमस उस उम्र में आते ही एक हार्मोन रिलीज करेगा GnRH, ठीक है। GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, लिख देंगे इसका पूरा नाम। तो सिंपल सा याद रखिए कि GnRH किसने बनाया? हाइपोथैलेमस ने बनाया, ठीक है। और ये कनेक्टेड है किससे? पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, अग्र भाग और पश्च भाग, ठीक है। इसमें एक और भाग होता है मध्य भाग, वो मत जानिए फिलहाल। अगर खाली ध्यान रखना होगा तो रख लीजिएगा कि पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, तीसरा भाग निष्क्रिय होता है, इसलिए उसको हम नहीं पढ़ते हैं। अग्र भाग, पश्च भाग, मध्य भाग भी होता है इसका, ठीक है। फिलहाल 2 भाग हैं इसके, अग्र पश्च। ये GnRH क्या होता है? पहुंचता है अग्र पीयूष के पास। किसके पास गया GnRH? अग्र पीयूष के पास या अग्र पीयूष ग्रंथि के पास। अग्र पीयूष ग्रंथि के पास जाकर के इसको प्रेरित करेगा, ठीक है। कौन? सर GnRH पहुंच गया कहां पर? अग्र पीयूष ग्रंथि के पास। ये रहा GnRH, ठीक है। ये GnRH कहां पहुंच गया? अग्र पीयूष ग्रंथि के पास। उसको क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। प्रेरित का मतलब होता है एस्टिमुलेट करना, एस्टिमुलेट करना, ठीक है। जैसे होता है ना कि अब सपोज एस्टिमुलेट का मतलब एक झटका जो आपको उस काम को करने के लिए प्रेरित कर दे। सुबह सुबह, अच्छा हाँ मम्मी याद आ गया, चलो। तो क्या होता है, मान लो आप सोए हुए हो, ठीक है। अब मम्मी आगे क्या ली बाहर और पकड़ के उठा के बैठा दी, चाहे 2-4 को बातें सुना दी, आप तुरंत उठ के बैठ गए, तो मम्मी क्या हो गई आपके लिए? एस्टिमुलेटर हो गई, उत्प्रेरक हो गई,
आपको आकर के वो प्रेरित कर रही है ना, तो आप तुरंत जग के अपना काम शुरू कर देते हो। ठीक, तो मम्मी उस समय के लिए उत्प्रेरक। तो वैसे ही इस पीयूष ग्रंथि के लिए उत्प्रेरक कौन है? GnRH। ये आएगा कहां पे? अगर पीयूष के पास इसको प्रेरित करेगा, ये बेचारा प्रेरित हो जाएगा। अब प्रेरित होते ही ये अग्र पीयूष 2 हार्मोन बनाना शुरू करेगा, LH और FSH। LH और FSH, ये 2 हार्मोन बना देगा। अब यहां से कहानी स्टार्ट हो जाती है हमारी क्या? शुक्राणु जनन की। तो ये हुआ था इस उम्र में, बात समझे? यानी कि एक लड़के में 12 से 14 से पहले GnRH नहीं बनता है, एक लड़की में 10 से 12 से पहले GnRH नहीं बनता है। ठीक है, अब ये LH और FSH यही दोनों जा करके युग्मक का निर्माण शुरू करेंगे। बात समझ में आ रहा है? सर ये शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है कि यही जाकर के बनवा देंगे, नहीं, ये उस काम को शुरू करेंगे। जैसे गाड़ी में चाबी लगाने से चाबी ऑन हो जाती है, चाबी गाड़ी चलने नहीं लगती है, बस समझे? केवल पावर ऑन हुआ है, बाकी चलाने का काम आपका है, बस समझे? उसी तरीके से ये GnRH पीयूष ग्रंथि से जाके क्या बनवाती है? LH और FSH। कैसे बनवाती है? कि सर हाइपोथैलेमस ने निकाला GnRH, ये GnRH जाकर के अगर पीयूष को प्रेरित करेगा, क्या बनेगा? LH और FSH। वो LH और FSH अब जाकर के युग्मक जनन के कार्य को शुरू करेंगे। मादा में जाएंगे तो क्या करेंगे? मादा युग्मक का शुरू करेंगे निर्माण, किसका? अंडाणु का। नर में जाएंगे तो नर युग्मक का, यानी कि शुक्राणु का। क्लियर? हाँ, धैर्य रखिए, आएगा जब मादा वाला। हाँ, ऐसा ही होता है। शुरू में क्या हुआ था, तनिक धैर्य रखिए, 2-4 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो एक तरीके से मान लो कि रुका हुआ काम को जाके शुरू करेगा कौन? LH और FSH, बस। ठीक है, चलिए यहां तक की बात हम लोग कर चुके थे। यहां देखिए, यहां की बात कर रहे थे हम लोग ना, बैग बुक सरियाने लगा। टाइम हो गया का हो? अच्छा, टाइम हो गया ना, हो, कोई बात नहीं है। चलो, यहां तक की बात किया था आपने, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहां से जाकर के आप पढ़ना शुरू करिएगा। इसके बाद हम आगे चल के शुक्राणु जनन का कहानी बताएंगे, जिसमें आपको एक वर्ड दे देते हैं, उस वर्ड के बारे में तनी पता करिएगा, तलाश करिएगा उस वर्ड के विषय में।